गुड इवनिंग व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमांटिक एज। ये जो एज थी ये आई थी न्यू क्लासिकल एज के रिवॉल्ट में। जो न्यू क्लासिकल एज थी हमारी वो थी 1660 से लेकर 1798 तक। इस एज में जो पोइट्स थे अलेक्जेंडर पोप, आपका जॉन ड्राइडन जो कि ऑफिशियल पोएट लॉरियट भी रहे थे इंग्लैंड के, और ये जो एज थी ये एक रिवॉल्ट था अगेंस्ट न्यू क्लासिकल। और यहाँ पर जो न्यू क्लासिकल एज में जो भी रूल्स बनाए गए, इस जो स्ट्रिक्ट रूल थे राइम और मीटर को लेकर, पोएट्री में, ये एक एक्सपेरिमेंट था। ये जो रोमांटिक एज थी इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का एंड एस्टर कोलरिज का एक वर्क था जिसको हम कहते हैं लिरिकल बैलेट्स, जो कि पब्लिश हुई थी आपका 1798 में। यहाँ पर ये एज आई किस लिए थी? इस एज के आने का कारण था नेचर के लिए प्यार, जो लैंडस्केप है, कॉमन मैन की जो लैंग्वेजेस हैं, कि हमें इससे पहले जो एज थी, जो न्यू क्लासिकल एज थी, वहाँ पर जो किंग और क्वींस थे उनके लिए लिखा गया था। अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क था जिसको कहते हैं रेप ऑफ द लॉक। वो जो पोएम थी वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, लेकिन यहाँ पर इन सारे चीज़ों को क्या किया गया, इन सारे राइम और मीटर्स को छोड़ दिया गया, मतलब उसका कम यूज़ किया गया। सिंपल रस्टिक लाइफ के बारे में दिखाया गया है। और ये जो एज थी ये 1832 में एंड हो जाती है जब वाल्टर स्कॉट की डेथ होती है। और 1800 ये इमोशनल मैटर्स हैं। यहाँ पर आपका इमेजिनेशन क्या करते थे, इमेजिनेशन करते थे, जो इमोशनल उनकी फ्रीडम्स थी उसके बारे में, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल यूनिकनेस, फीचर्स। यहाँ पर जैसे एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है टेंटर नैवी। ये लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम है, लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोएम है। और लिरिकल बैलेट जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, जिसमें कि 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, और इसमें से जो 4 पोएम थी वो कोलरिज की थी। ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनकी मुलाकात हुई थी 1795 में, और फिर इसके बाद ये दोस्त रहे, सैमुअल टेलर कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके एज के आने से पहले यहाँ पर विलियम ब्लेक भी आए थे, जिन्होंने कि विलियम ब्लेक जो प्री रोमांटिक एरा के, जिन्होंने प्री रोमांटिक एरा को उसके बारे में बताया था। प्री रोमांटिक एरा, यहाँ पर जो हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोई पोएट है, या जैसे कि कोई पोएट है वो किसी गार्डन में बैठ के या वो कहीं सफ़र कर रहा है तो उसके बारे में बता रहा है कि जैसे कोई नदी है, नदी से जो पानी बह रहा है उसके बारे में बता रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है किस वजह से आया था, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका आज़ाद हो गया था 14 जुलाई 1776। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स, जो नेपोलियन था नेपोलियनिक वॉर्स,
जो कि आपका 1815 से 1815 तक रहा। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी 1789 से 99 तक, ये 10 साल तक रेवोल्यूशन चला था। और इस टाइम विलियम ब्लेक ने अपने कुछ वर्क्स लिखे थे जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि 1789 में आई थी। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जब आया था 1794 में आया था। उस टाइम इंग्लैंड में जो छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे जो चिमनी होती है जहाँ पर आपका बहुत बड़े बड़े घर थे, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे 8-9 साल के, उनको क्या करते थे कि वो चिमनी जो थी उस चिमनी में घुसाते थे और उनसे वो चिमनी साफ करते थे। तो वो छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे काली लग जाती थी और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अपनी जितनी भी कॉलोनीज बनाई थी अमेरिका में जितनी भी कॉलोनीज बनाई थी, वो सारी कॉलोनीज उन्होंने लॉस्ट कर दी, वो खो गई। और रोमांटिक एज आने का एक वजह ये भी थी कि फ्रांस ने कहा था कि हम आपको आज़ाद करवा देंगे, फ्रांस को हम आज़ाद करवा देंगे, वो भी बिना पैसों के, फ्री में। इसी वजह से वहाँ पर आपका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। यहाँ पर इस एज के जो फीचर्स हैं, 3 मेन गोल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की: लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वो फ्रीडम चाहते थे कॉमन मैन के ऊपर, क्योंकि कॉमन मैन जो थे उनके ऊपर बहुत सारा टैक्सेस थे। ऊपर के जो दो स्टेट्स थे उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। इस रेवोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस क्या रहा कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो राजा तो रहेगा, लेकिन राजा खुद से भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसके लिए उसको जनता की बातें सुननी पड़ेंगी। यहाँ पर इसके बाद आता है यहाँ पर जो मेजर राइटर्स थे उन्होंने क्या बताया। जैसे एडमंड ब्रूक ने अपना एक वर्क लिखा था, एडमंड ब्रूक ने अपना एक वर्क लिखा था 1790 में। एक पैम्पलेट था उनका, रेवोल्यूशन इन फ्रांस अटैकिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, थ्रेट टू एरिस्टोक्रेसी के ऊपर उन्होंने बताया था एडमंड ब्रूक ने। और इसके पहले 1792 में मैरी वोल्सनक्राफ्ट ने एक वर्क लिखा था, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। में एक और वर्क आया एडमंड ब्रूक का, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। इसके पहले 1 साल पहले आया था ये वर्क, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, जो कि आया था 1791। ये वर्क आया था 1792 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 साल पहले एक थॉमस पेन ने एक बुक लिखी थी अपनी, जिसका नाम था राइट्स ऑफ द मैन। ये भी आपका आई थी 1791 में। अब हम इसके कुछ मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, इस एज में क्या था। गॉर्डन राइट्स आया था यहाँ पर। गॉर्डन राइट्स एक सीरियस एंटी कैथोलिक राइट था, जो कि लंदन में आया था 1780 में। गॉर्डन राइट्स ये आया था 1780 में इंग्लैंड में। विच अबाउट 200 लोग उसमें मार दिए गए थे। वोटेड बाय द पिटिशन ऑफ प्रेजेंटेड बाय पार्लियामेंट ने प्रेजेंट कर दिया लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन के खिलाफ एंड अगेंस्ट द रिलैक्सेशन। ये एक रिलैक्सेशन था ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ होल्डिंग लैंडेड प्रॉपर्टी बाय रोमन कैथोलिक। कहने का मतलब ये है कि रोमन कैथोलिक ने जो भी प्रॉपर्टीज ली थी उस टाइम इंग्लैंड में, उसके खिलाफ क्या कर दिया गया, एक्शन लिया गया। यहाँ पर पीटरलू मैसेकर हुआ था। पीटरलू ये जो जगह है ये आपका आई थिंक
फ्रांस में है। दिस इवेंट इसके ऊपर पीवी शैले ने एक अपनी किताब लिखा, एक बुक लिखी है आपका इंग्लैंड। और जो फादर ऑफ रोमांटिक एज माने जाते हैं वो है जीन जैकस रूसो। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, रिटर्न टू द नेचर। रिटर्न टू द नेचर, ये वर्क किसका था? ये रूसो का वर्क था। जीन जैकस रूसो। और अलेक्जेंडर पोप ने भी एक चीज़ लिखी थी, रिटर्न टू द नेचर, जो क्लासिकल नेचर के थे। यहाँ पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, इसके पहले हमने सैमुअल जॉनसन की एज देखी। उन्होंने 1755 में अपनी डिक्शनरी पब्लिश करवाई थी, जिसको भी कंपाइल करने में आपका 9 साल लग गए थे। और विलियम ब्लेक आए। फिर इसके बाद आपका एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड आया, थॉमस ग्रे ने लिखी। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने आपका एक वर्क लिखा था, द डेजर्टेड विलेज। तो ये जितनी भी एजेस हैं, उसके आने का कारण, कोई भी एज वो तुरंत नहीं आ जाती, उसके आने के कुछ कारण होते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन पोइट्स हैं वो है आपका विलियम ब्लेक, जो मिस्टिसिज्म पे लिखते हैं। इन्होंने एक वर्क लिखा है द सिक रोज करके। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में एक बात बताई थी, मिल्टन इज फ्रॉम डेविल्स पार्टी विदाउट माइंड इट। ये उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के लिए लिखा था, मिल्टन के लिए। पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 ये बुक 10 बुक्स आई थी। इसके बाद आपका 1774 में इसकी 2 बुक्स और आई। इसमें टोटल 10 बुक्स थी। इसके कैरेक्टर्स क्या थे? मिस्टिसिज्म, इंटरेस्ट इन द पास्ट, लोग पास्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, नेचर के लिए लव था। और जो पोइट्री थी वो सब्जेक्टिव हो गई, मतलब जैसे कि कोई पोइट कहीं बैठा हुआ है, वो किसी एक जगह के बारे में बता रहा है, जो टिंटरनेवे है, और जो लंदन एक पोयम है, और डैफोडिल्स एक पोयम है हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को उन्होंने देखा तो उन्होंने एक पोयम लिखी थी जो स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स थी, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। इंसान इमेजिनेशन कर सकता था इस टाइम। कॉमन लाइफ के बारे में लिखा गया। जो सब्जेक्टिव पोइट्री थी, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्टिव का मतलब कि जो कॉमन पीपल के बारे में बात। इससे पहले जो एक वर्क आया था थॉमस ग्रे का, एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड, ये पोयम उन्होंने बहुत ही किसानों को डेडिकेट की जो कि मर चुके थे। यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन पोइट्स हैं, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, ये 1757, 1827, वर्ड्सवर्थ 1770, 1850, एसपी कोलरिज जो थे, उनको एक बीमारी थी, इसलिए वो अफीम लेते थे। उनका जो बर्थ ईयर है 1734, 1772, इस टाइम इंडिया में आपका राजा राममोहन राय जो थे, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, उनका भी बर्थ ईयर सेम है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे। उन्होंने एक वर्क लिखा है कुबला खान। कुबला खान इनका जो ये वर्क है, एक सैमुअल परचेस, एक राइटर थे 15वीं सेंचुरी के, उनकी उन्होंने कहानी पढ़ी। उस कहानी को पढ़ने के बाद उन्होंने ये सो गए, उनको ड्रीम आया, फिर उन्होंने एक वर्क लिखा था कुबला, ड्राइंग ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये एक बैलेट था, ये एक पोएम थी जो कि
लिरिकल बैलेट्स की पहली पोएम थी और लिरिकल बैलेट्स की आखिरी पोएम थी इंटरनली। यहाँ पर रॉबर्ट साउदी ने एक वर्क लिखा है विजन ऑफ द जजमेंट, ए विजन ऑफ जजमेंट। एक वर्क था फॉल ऑफ रॉसबेरी, ये साउदी और कोल्ड्रिच की कोलैबोरेशन में लिखा था ये वर्क। ये जितने भी पोइट्स हैं ये फर्स्ट जनरेशन पोइट के पोइट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद सेकेंड जनरेशन के जो पोइट्स हैं हमारा लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है वो अपनी पोइट्स के लिए फेमस थे। जॉन कीट्स की जो पोइट्स हैं 1819 में पब्लिश हुई थी। लॉर्ड बायरन जो कि बारेनिक हीरो माने जाते हैं, जब फ्रांस आज़ाद हुआ था, फ्रांस नहीं था ग्रीक, जब ग्रीस देश आज़ाद हुआ था तो ये वहाँ लड़ने चले गए थे और इनकी मौत हो गई थी। आई थिंक फीवर था, फीवर से इनकी मौत हो गई थी। लॉर्ड बायरन जिसको बायरनिक हीरो भी कहा जाता है, इनका एक वर्क है डॉन जुआन और शी ड्वेल विद ब्यूटी, जो कि ब्यूटी से इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। 1788 1824 इनका बर्थ ईयर है। पी.बी. शेली, पी.बी. शेली 1795 1881। शेले जो पोएट थे ये इन्होंने एक वर्क लिखा था आपका नेसेसिटी ऑफ इस्लाम, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इसके इस वर्क की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था। इनका एक पोएम, उनकी एक पोएम है टू द स्काई लार्क और टू द वेस्ट विंड, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। इनकी एक और टू द वेस्ट विंड, और इनकी हाइपीरियन एक पोएम है जो कि इनकम्प्लीट। इन्होंने मिल्टन को कॉपी करने की कोशिश की थी, जो जॉन मिल्टन है, पैराडाइज लॉस्ट की कॉपी की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद आते हैं जॉन कीट्स। उनका एक वर्क है ऑन फर्स्ट पुटिंग टू चैपमन्स पोएम। जो चैपमन्स थे उन्होंने इलियड की ट्रांसलेशन की थी, और इसके बाद जॉन कीट्स ने इस चीज़ को लिखा। इनका एक वर्क है एंडीमियन, और टू नाइटिंगेल, और टू ग्रेशियन अर्थ, और टू ऑटम, और टू साइकी, और टू मेलंकोली। ये जितने भी कोर्स लिखते थे पी.बी. शेली, जॉन कीट्स की जो वर्क्स थे, इनको टीबी की बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस। इसके चलते 25 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। पी.बी. शेली और टू साइकी, इनके जितने भी कोर्स थे, और टू ऑटम, ये जितने भी वर्क्स हैं ये 1819 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने एक क्लोजर ड्रामा लिखा था, जिसका क्लोजर ड्रामा इन्होंने लिखा था। क्लोजर ड्रामा इसको कहते हैं जिसको सिर्फ रीड किया जाता है, इसको परफॉर्म नहीं किया जाता। इन्होंने एक वर्क लिखा था वॉल्डनर वर्ड्सवर्थ। इसके बाद यहाँ पर 1813 में जेन ऑस्टिन का एक वर्क आया था
इसका नाम था प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसका नाम था प्राइड एंड प्रेजुडिस। 1818 में मैरी शेली का एक वर्क था, इसका नाम था फ्रैंकेनस्टाइन। ये एक हिस्टोरी नॉवल थी, फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन ये वर्क था, ये एक एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखी गई वर्क, एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा गया वर्क है। एपिस्टोलरी का मतलब होता है कि वो वर्क्स जो लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाए। सबसे पहला जो वर्क था वो था 1740 में आया था, जो था पामेला, जो कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। ये भी एक एपिस्टोलरी नॉवल है। इसके बाद सबसे पहला जो गॉथिक नॉवल है वो आया था 1764 में, 1764 में, जो कि जिसको कि लिखा गया था रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा। और इस टाइम जो जेन ऑस्टन के जो कुछ ग्रेट वर्क्स हैं, नॉर्थएंगर एबी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी इनकी पहली नॉवल थी, जो कि उनकी नॉवेल्स थी। नॉन फिक्शन वर्क्स जो हैं इसमें यहाँ पर आपका कन्फेशन ऑफ ओपियम ईटर, विलियम हेजलेट का एक वर्क है, आपका लिटरेचर ऑफ पावर, थॉमस डिक्रेंसी का एक वर्क है, ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट ऑफ द मेथड। विलियम हेजलेट ने एक वर्क लिखा है टेबल टॉक डी हंट के साथ। और चार्ल्स लैंग को प्रिंस ऑफ एसेस कहा जाता था। इन्होंने एक वर्क लिखा था एसेस ऑफ इंडिया, इनका सुडो में थी। और यहाँ पर 3 स्कूल ऑफ पोइट्स थे, लेक पोइट्स, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और रॉबर्ट साउथी। इसको लेक पोइट्स बोला जाता है। ये इंग्लैंड के साउथ में लेक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये रहते थे। आपका एक पोएम आई, एक मैगजीन आया था एडनबर्ग रिव्यू, जो कि 1870 में आया था। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, ये 19th सेंचुरी में आया था। इन 19th सेंचुरी जॉन हंट और जी हंट ने ब्लैकवुड में। और सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री रॉबर्ट साउथी। विजन ऑफ जजमेंट 1831 में वर्क आया। टैटलर जो था वो एक मैगजीन थी, जो कि आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे चलती थी, जिसको हम टी सीरीज से भी याद कर सकते हैं। और रैम्बलर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क था। तो ये था आज हमारा रोमांटिक एज। थैंक यू सो मच।